हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका CBT 2 का एग्जाम हुआ है लेवल 6 का, उसमें जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे उसे अनोखे तरीके से सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप लोग सीखोगे कि एक टॉपर एग्जाम में रीजनिंग के सवालों को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करता है। उस अप्रोच को सीख कर जाओगे तो आपके लिए आज के सेशन इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो आपके लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के एग्जाम से CBT 2 के, उनके लिए रामबाण साबित होगा आज की हमारा क्लास। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैथमेटिक्स का क्लास दे चुका हूं। जितने भी लेवल 6 में और लेवल 4 में सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को निश्चित रूप से देख लेना। साथ ही साथ हो सके तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको सुपर गेस्ट देने वाला हूँ। लेवल 5 एग्जाम से ठीक पहले वैसे प्रश्न होंगे वो जिस पे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो आप लोग भूल कर भी उस सुपर गेस्ट को स्किप मत करना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, दिए गए प्रत्येक समूह में इक्वल्स टू के दाईं और बाईं और जो आपको संख्या गिवन है ना, उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ इक्वेशन में रूल लगाना है कि वो डिवाइड का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो और दोनों को इक्वल कर देना आपको किसी ना किसी रूप में। तो देखो यह जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें यदि मैं ध्यान से देखूं आप लोगों को इक्वल्स टू के राइट साइड 10 गिवन है और लेफ्ट साइड क्या गिवन है आप लोगों की 15 है, 8 है और 12 है। अब यहाँ पे इन तीनों नंबर में मैं ऐसा क्या करूँ कि 10 आ जाए। तो आप लोग कहोगे यदि मैं इसे ऐड करूँगा तो 10 आने का जो संभावना है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग इसे ऐड करते हैं तो 15 8 23 और प्लस 12 35 और वो 10 के बराबर नहीं आ पा रहा है। यानी कि एडिशन तो होने से रहा, जब भी होगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का जो भी मेल होगा वही होगा, तभी हम लोग 10 तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यदि आपको किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जाना हो तो वहाँ पे जो कंपलसरी है वो डिवाइड का साइन कंपलसरी है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे जो भी नंबर है वो एग्जैक्ट दूसरे से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का दोनों का जो भी रूल है उसको यहाँ पे लगाकर आंसर लेके आना है। अब आप लोग देखो क्या कर सकते हो, 15 है, 8 है, 20 है, 15 है, 8 है, 12 है, इसे 10 लाना है। क्या करोगे आप लोग कहोगे यदि मैं 15 गुने 8 कर दूं और इसे यदि 12 से डिवाइड कर दूं तो क्या हमारा 10 आएगा? तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो 15 गुने 8 क्या होता है 120, इसे हम लोग यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है। यानी कि 10 इक्वल्स टू 10 बिल्कुल प्रूव हो जा रहा है, यानी कि 10 बराबर 10 हो जा रहा है। यानी कि हमारा जो माना हुआ इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। तो आपसे पूछ रहा है उसी रिलेशन का यूज़ करते हुए 11 12 4 को आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग कहोगे 11 है, 12 है, 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या रूल लगाया था? आप लोग को 11 गुने 12 किया था हमने और डिवाइड कर दिया था तीसरे नंबर से। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग देखो 4 से 12 कितने बार में? 3 बार में। क्या आ गया? 11 गुने 3 यानी कि 33 आ गया। ऑप्शन में है क्या? आप लोग देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में है 33। तो यही हमारा आंसर है। यही होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो मेरा यह मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को केवल फटाफट सॉल्व कराऊँ। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही देता हूँ ताकि हो सकता है यदि एग्जामिनर प्रश्न को घुमाए तो आप लोग वहाँ भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 10 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्तियां 1 और 2 में बैठे हुए हैं। JKLMN एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, जबकि QRSTU जो है पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो हम लोग सबसे पहले उत्तर की ओर मुंह करके बिठा देंगे 5 व्यक्ति को। कौन कौन है? आप लोग कहोगे QRSTU, लेकिन हमें क्रम नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है जो कितने व्यक्ति हैं। तो देखो कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। इन सभी का जो मुख है वो किस ओर है? आप लोग कहोगे उत्तर की ओर है। और 5 व्यक्ति और भी हैं, उनका मुख किधर है? दक्षिण की ओर है। 1 2 3 4 5। और आपसे कह रहा है इसमें जो व्यक्ति है ना वो आमने सामने बैठे हुए हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना, आमने सामने बैठे हुए यानी कि इसके सामने ये रह गया आपका, इसके सामने ये सामने वाले होंगे। इसी तरीके से वो आपसे प्रश्न में कह रहा है। तो देखो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कैसे करते हो, इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग हमेशा ध्यान रखना। यदि कोई पर्सन उत्तर की ओर मुख करके बैठा हो, यानी कि उसका जो फेस है वो नॉर्थ की साइड हो,
तो उसके लिए जो राइट साइड होगा क्या होगा, यहाँ होगा राइट साइड उसका, राइट में ये व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति, और उसका लेफ्ट यदि कहे तो लेफ्ट आपके सामने ये दोनों है, यानी कि लेफ्ट में ये है, ये है, ये कॉन्सेप्ट है। यदि किसी पर्सन का मुख जो है वो साउथ की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है, उसका मुख दक्षिण की ओर फेस करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए राइट किधर होगा, आप लोगों को राइट ये हो जाएगा, ये है राइट में बैठा हुआ, और ये लेफ्ट हो जाए, ये लेफ्ट में बैठा हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों से कह रहा है 10 व्यक्ति हैं पंक्ति 1 और 2 में, तो पंक्ति 1 में कितने हैं लोग हैं, 5 हैं, JKLMN, और पंक्ति 2 में QRSTU। पंक्ति 1 में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनका जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, और पंक्ति 2 में उत्तर की ओर है। यानी कि आप लोग समझना, एक पंक्ति हमारा यह रहा, एक पंक्ति यह रहा। अब इसमें जो व्यक्ति बैठे इनका दक्षिण की ओर मुख है, और इसमें जो है ये उत्तर की ओर है, यानी कि हमारा पंक्ति 2 है और ये पंक्ति 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप लोग समझना, आपसे कह रहा है सभी लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ये सब लोग सामने हैं। यहाँ भी हमने यहाँ पे सामने पोजीशन फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे जैसा कहेगा वैसा करोगे और आप लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है, सबसे पहले Q के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे हमने Q का पोजीशन माना, तो उसके लेफ्ट साइड कितने, 1 2, बिल्कुल सही है उनका स्टेटमेंट। चलिए अब उसके बाद कह रहा है आपसे J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, यानी कि Q के बगल ठीक बगल में कौन है, एक ये है और एक ये है, तो J का मुख इनके ठीक सामने है। आप लोग कहोगे यदि हम लोग यहाँ पे J का पोजीशन मानते, ठीक है, आप लोग दोनों केस पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी J का पोजीशन मान सकते हैं, लेकिन आप लोग एक केस को आगे लेकर चल सकते हो। केवल आपको यह ध्यान रखना है पॉसिबिलिटी J का 2 पोजीशन पर है, तो आप लोग यहाँ पे फिलहाल मानो तो जो J का जो पोजीशन है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका J है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, M J के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब J का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, इसके ठीक बगल में M बैठा है बाईं ओर, तो यदि यहाँ पे लेफ़्ट की बात करो तो लेफ़्ट ये हो गया आपका, यहाँ कौन बैठा है, M बैठा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए उसके बाद आपसे कह रहा है M और ठीक है, K के सामने बैठा है व्यक्ति S के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो हमें K का नहीं मालूम है ना ही S का मालूम है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है ना तो K और ना ही S किसी भी सिरे पर बैठा हुआ है, ना तो K ना ही S। चलिए इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे कह रहा है S और T के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो यदि हम लोग यहाँ पे S को मानते हैं तो प्रश्न में ऑलरेडी कह चुका है जो K और S जो है सिरे पे नहीं होंगे, यानी कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे S का नहीं हो सकता, हम लोग नहीं मान सकते क्योंकि ये सिरा हो जाएगा, लास्ट कॉर्नर हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे S नहीं बैठ सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कह रहा है S और T के बीच 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, S को यहाँ पे यदि बिठाते हैं, इसके बीच 2 व्यक्ति बैठना है S और T के बीच, तो 1 2, तो T का पोजीशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि S T ये सभी जो है पंक्ति 2 में बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना। चलिए अब यहाँ से आप लोगों ने देखा S और T के बीच 2 व्यक्ति बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद आपसे जैसा आगे कहेगा वैसा आप लोग करना शुरू करोगे। आप आगे कह रहा है हमसे जो N का मुख U के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। अब यहाँ पे मान लो U का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग यहाँ पे U को मानते हैं तो क्या कह रहा है, U के ठीक बगल में बैठा व्यक्ति कौन है, जिसका मुख N की ओर है, तो इसके बगल में बैठा व्यक्ति S है और इसका मुख जो है हम लोग J की ओर मान चुके हैं, तो यहाँ पे U का जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं हो सकता। यहाँ पे यदि नहीं हो सकता तो U का कौन सा पोजीशन रहा, आप लोग कहोगे केवल यहाँ पे एक पोजीशन बचा हुआ, यहाँ पे हम लोग U को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे U को फिक्स कर दिया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है आगे, आपसे आगे कह रहा है जो J का मुख Q के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, J का मुख Q के ठीक बगल में, तो यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे J है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आपसे कह रहा है K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, S के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, आप लोग को Q बैठा हुआ है, और वो किसके सामने है, K के सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने K का पोजीशन फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था K के सामने बैठा व्यक्ति S के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो S के बाईं ओर कौन है, Q है, इसके सामने K बैठा हुआ है। चलिए यहाँ तक फिक्स हो गया। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, ना तो K ना ही S कॉर्नर पे बैठा है, बिल्कुल सही है। अब आगे आपसे कह रहा है S और T के मध्य केवल 2 व्यक्ति, क्लियर है। N का मुख U के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, N का मुख U के ठीक बगल में, तो U के ठीक बगल में कौन है, Q है और T है,
क्यू के सामने ऑलरेडी के बैठा हुआ है तो किसके बगल में बैठ जाएगा एन। आप लोग कहोगे यू के बगल में टी है तो इसके बगल में सामने एन बैठ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा प्रश्न में कह रहा था। क्योंकि प्रश्न आपसे कह रहा है जो एन का मुख यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, तो एन का जो मुख है यू के ठीक बगल में, यू ये है आपका, इसके बगल में टी है, इसके सामने एन बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे राइट साइड तो बैठ नहीं सकता, वहाँ पे क्यू है ऑलरेडी, उसके के सामने फिक्स है, तो कौन सा पोजीशन बचे आप लोग को, केवल यही पोजीशन बचा जहाँ पे एन आ सकता है टी के सामने। अब आपसे कह रहा है जो आर के सामने कौन बैठा है, तो समझना यदि पंक्ति 1 की बात करें तो इसमें कौन सा बचा हुआ है, तो आप लोग कहोगे एन आ गया, के आ गया, जे एम आ गया, बच गया है केवल आपका एल बच गया, तो यहाँ पे ये एल का पोजीशन फिक्स हो गया। और नीचे यदि हम लोग बात करते क्या क्या है, टी यू क्यू एस आ चुका है, यानी कि टी यू क्यू एस आ चुका है, बच क्या गया आप लोग को आर बच गया, तो आर का यहाँ पे पोजीशन आ गया। अब हमारा जो फिगर है कंप्लीट जो अरेंजमेंट है वो तैयार है। अब आपसे जो कुछ भी पूछे एग्जामिनर आप लोग सेकेंडों में आंसर दे सकते हो। चलिए आपसे पूछ रहा है आर के सामने कौन बैठा हुआ है, तो देखो आर ये है हमारा, इसके सामने कौन बैठा हुआ है आप लोग को, उसके ठीक सामने एम बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो एम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। एग्जामिनर आपसे जो कुछ भी पूछे अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दिए गए अक्षय प्रतीक अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपके सामने यह स्टेटमेंट गिवन है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लो, देख लो, समझ लो। उसके बाद आपसे कह रहा है दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें के दाईं से 7वें होगा। ध्यान से समझना, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लेवल 4 और लेवल 6 का जो शिफ्ट 2 का मैंने आपसे यहाँ पे एनालिसिस कराया था, उसमें इसका बेस्ट ट्रिक बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है लेफ्ट को राइट, तो आप लोग यहाँ पे इस लेफ्ट को राइट मान लोगे और इस राइट को लेफ़्ट मान लोगे, या तो ऐसे मान लो, या जो लोग नहीं समझ पाओगे वो लोग यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 2 लिख दो, डॉलर लिख दो, जी लिख दो, एंड लिख दो, इस तरीके से लिख दो। या तो फिर तरीका जो है आपका इस लेफ़्ट को राइट मान लोगे और इस राइट को लेफ़्ट मान लोगे, यानी कि आप लोग क्रम को पलट चुके हो। अब आपसे कह रहा है कौन सा घटक दाएँ सिरे से 10वें, तो दाएँ सिरे से 10वां कौन सा आप लोग को, दायाँ हमारा ये है, यहाँ से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आपका क्या आया, 3 आया। अब कह रहा है 10वां से 7वें नंबर राइट कौन सा होगा। यहाँ हम लोग लेफ़्ट को राइट मान चुके हैं, तो यहाँ से राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा। यहाँ से 7वें जो होगा वही हमारा आंसर बनेगा। कौन सा होगा आप लोग कहोगे हम लोग 3 पे हैं अभी फ़िलहाल। अब यहाँ से हमें इसके लेफ़्ट साइड 7वें पे जाना है, कहाँ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस पे पहुंच जाओगे। वही आपसे पूछ रहा था उसके 7वें स्थान पे क्या होगा, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो ना, वो लोग क्या करोगे, लेफ़्ट से लिखना शुरू कर दोगे। वो लोग बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ कर लोगे। $2 G एंड D 6% और उसके बाद Z हो गया आपका, इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद आपसे जो भी कहेगा करोगे, ये आपका फिर लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और प्रश्न आपसे राइट कह रहा है तो आप लोग इधर से काउंट करना शुरू करोगे। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है उसके राइट जाना होगा तो फिर इधर चले जाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताया है इसका, जो यहाँ पे लेफ़्ट को राइट मान के आसानी से 1 सेकेंड में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए वो जो तरीका है वो बेस्ट है, आप लोग उस तरीके का यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हम लोग प्रश्न पूछा गया था जो वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, अगली वर्षगांठ कौन सा दिन होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, 1 जनवरी 2012 को उसका वर्षगांठ है। मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ जो भी कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है उसमें केवल आपको लीप ईयर चेक करना होता है। 2012 को आप लोग यहाँ पे इस केस में चेक करोगे कि क्या लीप ईयर है। यदि लीप ईयर है तो इस कंप्लीट ईयर में और डे आपके 2 होंगे। यदि लीप ईयर नहीं है तो और डे 1 होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप लोग, यदि लीप ईयर है तो और डे 2, क्यों, क्योंकि फरवरी में फिर 29 दिन हो जाएंगे, और फरवरी में 29 दिन होंगे तो और डे आपके कुल मिलाकर 2 हो जाएंगे। और जिस भी ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं, आपका और डे केवल 1 होते हैं। यानी कि आप लोगों को केवल एक तरीका इसमें लगाना है, जो 2012 को चेक करना होता है। जो 2012 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 से हमारा कटना चाहिए नंबर। यदि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 4 से तो लीप ईयर है, तो 4 से काटो, 4 × 25 20, और फिर यहाँ पे 4 × 3 = 12, यानी कि कट जा रहा है एग्जैक्ट।
तो हमारा यह लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो इसमें और डे कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि हमारा यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था, संडे था, तो अगली वर्षगांठ यानी कि 1 साल बाद बनाएगा। तो कब बनाएगा, आप लोग को इसमें यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हमारा वही आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें और डे 2 हैं। तो देखो और डे को हम लोग ऐड करते हैं, तो प्रेजेंट जो डे है आपका रविवार है, इसमें 2 ऐड करो, सोमवार मंगलवार, तो वही आपका जो आंसर बना यहाँ से मंगलवार ट्यूसडे बन गया। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मंगलवार, यही इसका आंसर बना। अगली जो वर्षगांठ है वो मंगलवार को मनाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में कुट को इन्होंने BNTKC लिखा है, यानी कि आप लोग ध्यान से देखोगे COULD क्या लिख दिया है, B लिखा है, N लिखा है, TKC लिखा है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे क्या रिलेशन है। आप लोग को यदि हम लोग C में -1 करेंगे तो B पे आएंगे, O है हमारा, N है, क्या होगा -1 करेंगे तो N पे आएंगे, T है, U है, तो क्या करोगे यदि -1 करेंगे T पाएंगे। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये -1 का लग रहा है फर्स्ट में। इसमें यदि आप लोग ध्यान से सेकेंड वाला केस देखो, इसमें कहोगे M से L हो रहा है, क्या हो रहा है -1 हो रहा है, A से Z हो रहा है -1 हो रहा है, उसी तरीके से आप लोग R से Q हो रहा है तो -1। आप लोग इसका पोजीशन याद रखा करो, जैसे कि M यदि मैं आपसे पूछूँ तो 13, तो आप लोग भी आसानी से कर लोगे, M 13, R पूछ दूँ 18 हो गया, V पूछ दूँ तो 22 हो गया, W पूछ दूँ 23 हो गया। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा जो लॉजिक लग रहा है वो -1 का लग रहा है। आप लोग चेक कर लोगे, मॉडलिंग आपसे पूछ रहा है, यानी कि M है OULDING, अब इसमें -1 लगा दो, M से -1 गया तो क्या होगा, आप लोग कहोगे L हो जाएगा, O में -1 N हो जाएगा, U में -1 T हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आप लोग को LNT किस में है, आप लोग को LNT केवल इसी में है हमारा LNT। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, हमें कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको बेस्ट अप्रोच का यूज़ करना होता है, ताकि आप लोग स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करते हुए प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सको। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व करें, ऑप्शन पे भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। उस तरीके से आप लोग ऑप्शन 2 चेक करोगे, टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे क्या है, रूपाली एक खास रास्ते से घर से ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। मान लो यह कोई पॉइंट है जहाँ से रूपाली चलना शुरू कर रही है, उत्तर की ओर चल रही हो, कितना 17। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह अपने दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ती है, यहाँ यानी कि यहाँ पे दाईं ओर पूर्व की ओर मुड़ गई और 15 किलोमीटर चली है, 15 किलोमीटर चल गई है। उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ से वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है, तो इसका दायां क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे अपने आप को पॉइंट करके रख लिया करो, यहाँ पे आपका राइट क्या होगा, नीचे की साइड कितना चल रही है, साउथ की साइड। आप लोग कहोगे यहाँ से वो दायां मुड़ती है और 17 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ से फिर से 17 किलोमीटर चल गई है, यहाँ पे पहुँची। उसके बाद आपसे कह रहा है अब बायां मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यदि बायां मुड़ेगी तो यहाँ पे कितना चली, 7 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या है, अंतिम में वह कार्यालय पहुँच जाती है, यहाँ पे उसका ऑफिस है, पहुँच चुकी है ऑफिस। तो अब आपसे कह रहा है वह अपने घर से किस दिशा की ओर है और कितने किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे वो 17 किलोमीटर चली है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल किया हूँ। देखो आप लोग यदि यहाँ पॉइंट से वो चल रही है और यहाँ पहुँच चुकी है तो किस दिशा में है, आप लोग को दिशा तो हमारा ईस्ट हो गया, यानी कि अभी फ़िलहाल वो ईस्ट दिशा में पहले पॉइंट से, यानी कि पूर्व दिशा में। और डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, आप लोग कहोगे यदि यहाँ से यहाँ में मिला दूँ तो क्या हो जाएगा। ऊपर आप लोग देखोगे 15 है, दोनों लाइन समांतर हैं, एग्जैक्ट आपका डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर और यहाँ पे 7 किलोमीटर चली है, यानी कि 15 7 22 किलोमीटर अपना ऑफिस पहुँच गई। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसके घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका यहाँ पे आंसर बना, पूर्व 22 किलोमीटर। ये होता है बेस्ट अप्रोच। डायरेक्शन आपसे जैसा कहे वैसा करते जाओगे। आप लोग जानते हो डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका ये क्या होता है, नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर होता है। यहाँ पे ये आपका ईस्ट होता है यानी कि पूर्व होता है। ये आपका वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है। और यह जो पॉइंट है आपका ये साउथ होता है यानी कि दक्षिण होता है। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है ABCD JKLM क्या है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। मान लो यह जो है एक हमारा स्क्वायर शेप में
मेज है, ठीक है, टेबल है मान लो। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसमें जो है ABCD JKLM इतने व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं और सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। उनमें से 4 कॉर्नर पे बैठा हुआ, कोने पे, मान लो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, ठीक है। 4 हो गए कॉर्नर पे और सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। यहाँ पे मैंने एरो से आप लोगों को डिनोट कर दिया ताकि सभी का जो मुख है वो सेंटर की ओर है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपसे कह रहा है जबकि अन्य 4 जो है एक एक भुजा पे ठीक मध्य में बैठा हुआ है। यानी कि आप लोग ध्यान से समझना, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 8 व्यक्ति हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब जो भी कहे आपसे करना शुरू करो। कह रहा है डी मेज के किसी एक कोने पे बैठा हुआ है। हमने यहाँ पे डी को बिठा दिया, कहीं भी आप बैठा सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, मैंने यहाँ बिठाया। अब आपसे कह रहा है डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाईं ओर गिनने पर, यानी कि यहाँ से बायां कौन है, एक ये हो गया, एक ये, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। डी और सी के बीच, तो यहाँ पे सी आ जाएगा क्योंकि डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए बायां गिनने पे, तो यहाँ पे सी का पोजीशन भी फिक्स हो गया क्योंकि प्रश्न में हमसे कह रहा था डी के बाएं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो 2 व्यक्ति बैठे। अब आपसे कहता है सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति, मान लो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे बी आ सकता है आपका, और यहाँ से 1 2 3 बी यहाँ पे, तो बी का पोजीशन फिक्स हो गया आपका, यहाँ पे बी है। अब आपसे जो भी कहे आगे आगे आप लोग पढ़ोगे। आपसे कह रहा है एम बी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, इसके बाईं और तीसरे, बायां कौन सा होगा आप लोग को, इधर हो जाएगा। कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा हुआ है, तो एम बैठा, तो ये पोजीशन एम का फिक्स हो गया। देखो जैसे जैसे आपसे कहता जाए प्रश्न में आप लोग करते जाओगे, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपसे कह रहा है के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के एम के दाईं ओर, तो यहाँ पे के का पोजीशन भी फिक्स हो गया क्योंकि दायां साइड कौन सा है, इसके दाईं ओर, के का ये, एम का दाईं ओर ये है, वहाँ के बैठा हुआ है। अब आपसे कह रहा है ए ना तो बी के और ना ही सी के बगल में बैठा है, यानी कि ए जो है ना तो यहाँ बैठेगा बी के बगल में, ना ही सी के बगल में, तो ए कहाँ बैठेगा, आप लोगों को ए यहाँ बीच में बैठ जाएगा, तो यहाँ पे ए बैठ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, जे ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ए के बाईं और कौन सा होगा, ये है, ये पॉइंट, यहाँ पे जे बैठ गया ठीक बगल में। अब आपसे कह रहा है एल के दाईं और दूसरे स्थान कौन बैठा है, समझना, यहाँ पे सभी का स्थान फिक्स हो गया। बच क्या गया, आप लोग को केवल एल बच गया, तो एल का ये पोजीशन भी फिक्स हो गया। और आपसे प्रश्न में पूछ रहा है एल के दाईं और दूसरे स्थान पे, एल का यहाँ पे फेस है, इसके दाईं ओर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कह रहा है, यानी कि पहले पे सी है, दूसरे पे एम है, तो वही कह रहा है दूसरे स्थान कौन बैठा हुआ है, तो एम बैठा हुआ है। ये इस कॉर्नर पे दूसरे स्थान पे एल के दाहिने ओर से, तो इसका आंसर एम बनना चाहिए। किस ऑप्शन में, आप लोग को ऑप्शन 3 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये होता है आसान तरीका है, आप लोग चाहो तो सिटिंग अरेंजमेंट को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप लोगों को स्पीड मेंटेन करना है क्योंकि प्रश्न में देखा गया है कि एग्जामिनर अब जो है वो 6 से 7 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के दे रहा है और केवल एक प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करने की आदत डालनी होगी कि जितना फास्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा है जिस प्रश्न को आप लोग छोड़ भी नहीं सकते। कितना छोड़ोगे, 5-6 छोड़ोगे, वहाँ पे आप लोग पीछे छूट जाओगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लेना फटाफट। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है जो Y1Z का अर्थ है, YZ की बहन है। जो भी स्टेटमेंट है आप लोग देख लेना एक नज़र, और आप लोग इस टाइप के प्रश्नों में सीधे प्रश्न पे आया करो। प्रश्न आपसे कह रहा है जो Y4L2G4M1O क्वेश्चन मार्क का C, और प्रश्न कह दिया क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, प्रश्न है CL की संतान है, तो यहाँ पे यदि हमें C को L का संतान दिखाना हो तो क्वेश्चन मार्क का पे क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग पहुँच पाएंगे कि वहाँ पे C के स्थान पे क्या आ सकता है। तो U4L का मतलब क्या है, फॉर्मूला पढ़ेंगे। YZ की माँ है, यानी कि U L की माँ है, तो L हो गया यहाँ पे, और इसकी माँ कौन है, तो आप लोग कहोगे U है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है L2G, 2 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि L जो है वो G का पति है,
तो एल जी का पति है, तो यहाँ पे एल है और जी का पति है, यहाँ पे पत्नी हो गई, ये पति हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है G4M, यानी कि जी जो है वो M की माँ है, जी M की माँ है, तो यहाँ पे इसका संतान कौन है, M है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है आपसे, M1O, यानी कि 1 वाला कौन सा, फर्स्ट वाला। M जो है O की बहन है, M O की बहन है, यानी कि M बहन है O की, तो O है और यहाँ पे M आ गई, फीमेल है ये। उसके बाद आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क का C, हमें क्या दिखाना है, CL की संतान है, यानी कि L से एक जनरेशन नीचे ले जाना है। एक जनरेशन नीचे L से कौन कौन है, आप लोग कहोगे M है, D है, तो इसी सेम जनरेशन में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। तो सेम जनरेशन वाला कौन सा स्टेटमेंट है, आप लोग कहोगे सेम जनरेशन वाला में देखो यहाँ माँ है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद जनरेशन भाई वाला आ सकता है, अभी आपका सेम जनरेशन है। पुत्री वाला यहीं पे समाप्त हो गया आपका। पति वाला आ सकता है, बहन वाला आ सकता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है CL की संतान है, यहाँ पे L है, इसकी संतान C, यानी कि इसकी जो है वो या तो बहन हो जाएगी या फिर भाई हो जाएगी, C। ठीक है, या तो भाई हो जाएगा या फिर बहन हो जाएगी। तो यानी कि सेम जनरेशन में हमें दिखाना तो O की या फिर M की। C जो है बहन है और या फिर भाई है। बहन और भाई वाला कौन सा ऑप्शन है, आप लोग कहोगे 1 वाला है, जो कि जिसमें बहन बता रहा है और भाई वाला 5 में बता रहा है। तो यही पॉसिबल है, 1 या फिर 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, आप लोगों को केवल 2 ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। ये काफ़ी अच्छे तरीके का प्रश्न है। इस बार जो एग्जाम में पूछा है कुछ अलग तरीके से पूछा है। आप लोग अलर्ट रहना, आपसे आने वाले एग्जाम में भी ये जो लेवल 5 के, 2 के, 3 के हैं, उसमें भी आप लोगों से एग्जामिनर इस बेसिस पे सवाल पूछेगा। तो आप लोग ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना और वहाँ पे आसानी से प्रश्न को फिर सॉल्व कर पाओगे। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। काफ़ी आसान है, आप लोगों को केवल जनरेशन चेक करना है। कह रहा था CL की संतान है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का और C था, तो उस बीच में हमने यहाँ पे रिलेशन आसानी से दर्शा दिया, ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से आंसर टिक कर दिया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, इसमें क्या करना है, आप लोगों को फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है लेटर को। देखो इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे, वो 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक होता है जिसमें आप लोगों को लेटर का पेयर बनाना होता है। आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हो ABC साथ आ रहा है, यहाँ पे देखोगे BCA साथ आ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ से श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोगों को किस लेटर को हमेशा साथ रखना है, BCA को साथ रखे या फिर ABC को साथ रखे। तो हम लोग सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे। वो क्या है, तो टोटल नंबर को काउंट करो लेटर को। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 लेटर हैं। यानी कि हमारा जो पेयर बनेगा वो 4-4 का बनेगा। फिर आसान होगा हमारे लिए। देखो 1, 2, 3, 4 C के बाद ये हमारा हाइफन आएगा। फिर 1, 2, 3, 4 C के बाद हाइफन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 C के बाद हाइफन। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा हमारा जो पेयर है वो बन चुका है। क्या क्या है, A-BC। सेकेंड पेयर क्या है, आप लोग कहोगे डैश, यहाँ पे A है, पहले A है, फिर आपका डैश है, फिर डैश है, फिर C है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे A यदि हम लोग पुट करें तो AABC, नेक्स्ट कर दो AA, फिर BC कर दो यहाँ पे, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो AAB करके बनेगा। किस ऑप्शन में, आप लोग कहोगे AAB केवल हमारा 4th ऑप्शन में। तो यही हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से टिक कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया, ताकि यदि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ नया सीख के जाओ और आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सको। क्योंकि हमारा जो मोटिव है ये नहीं है कि मैं केवल आपको प्रश्न सॉल्व करके बता दूं आपका आंसर ये हो गया, ऐसे कर लो। मैं यह भी बताता हूं कि आने वाले समय में एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से प्रश्न आपसे पुट करेगा। यदि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो सेकेंडों में आंसर दे दोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहे हैं 8 व्यक्ति हैं जो कि एक पंक्ति के सीध में बैठे हुए हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। मान लो एक यह पंक्ति है, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या करोगे। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले जान लो। यदि सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो इनके लिए राइट साइड कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बस ये नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे। 8 व्यक्ति हैं तो एक यहाँ बैठ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब प्रश्न को पढ़ना शुरू करो। M पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा। मान लो यह एक सिरा है, यहाँ से तीसरा, पहला हो गया ये,
दूसरा, तीसरा। यहाँ पे कौन बैठ गया? तो m का ये पोजीशन आ गया, m यहाँ बैठ गया। अब आपसे कह रहा है n m के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, n m के दाईं ओर, यहाँ पे m बैठा है, इसके दाईं और दूसरे, पहला दूसरा, कौन बैठ गया? आप लोग को गया n बैठ गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए हमने यहाँ पे n को पुट कर दिया। आपसे कह रहा है p के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने n के दाईं ओर बैठे हैं। तो समझना आप लोग, n के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? आप लोग को 0 व्यक्ति हैं। तो वही आपसे कह रहा है n की दाईं ओर जितने हैं p के बाईं उतने हैं, यानी कि यहाँ पे 0 है तो p को यदि हम लोग यहाँ पे पुट कर देते तो उसके बाईं ओर भी 0 व्यक्ति, यानी कि बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और p को यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके लेफ्ट 0 व्यक्ति बैठेंगे। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। s और s जो है p के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, p के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है यहाँ? s है। चलिए हमने यहाँ पे s को बिठाया। आपसे कह रहा है x y के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, x y के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि x और y साथ आएंगे। आप लोग को साथ का पोजीशन कहाँ खाली है? आप लोग को केवल यही 2 पोजीशन खाली है जहाँ पे साथ 2 व्यक्ति आ सकते हैं, तो यहीं पे x y का पोजीशन होना चाहिए, x y के दाईं ओर ठीक बगल में। तो यदि यहाँ हम लोग y को बिठा देते हैं तो इसके दाईं ओर कौन बैठ जाएगा? x बैठ जाएगा। चलिए अब आपसे कह रहा है x और v के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि x यहाँ है तो v कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तभी तो बीच में एक व्यक्ति केवल s बैठेगा। चलिए यहाँ पे तो हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये कंप्लीट बन के रेडी है। एक पोजीशन यहाँ पे बच गया, तो कौन बच गया? आप लोग कहोगे p भी आ गया, m भी आ गया, n भी आ गया, s भी आ चुका है, t हमारा केवल नहीं आया तो हम यहाँ पे t को बिठा देंगे। तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है। अब आपसे एग्जाम में जो कुछ भी पूछे आप लोग सेकेंडों में आंसर दे दोगे। कह रहा है t के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? टी कहाँ है? यहाँ पे इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति? केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एन। तो वही आंसर होगा, एक व्यक्ति। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में है। तो यही इसका बेस्ट अप्रोच है प्रश्न को सॉल्व करने का, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, एस वी ओ वाई एक्स और टी एक समूह में है, अलग अलग लंबाई है सभी की, उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग कक्षा में पढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है ओ वी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। मान लो ये ओ का पोजीशन है, किससे लंबा है? वी से, लेकिन छोटा किससे? टी से। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। कह रहा है एक्स वी और ओ किस कक्षा में है? तो 9th में, 7th में और 3 में। एस का है 9, एस का पोजीशन फिक्स नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स को साइड में लिखा। उसके बाद कह रहा है वी और ओ का 7 और 3, वी का 7th है, ओ का 3rd क्लास है। उसके बाद आपसे कह रहा है नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग, एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में, यानी कि एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में, यानी कि एस का कक्षा यहाँ पे 9 गिवन है, तो यहाँ पे 9 जो है सबसे सीनियर क्लास है, सबसे बड़ी क्लास है 9th। उसके बाद आगे क्या कह रहा है आपसे, एक्स वाई से लंबा है किंतु बी से छोटा है। एक्स जो है वो वाई से लंबा है, बी से छोटा है, यहाँ पे आ गया आपका। आगे क्या कर रहा है, टी वाई से बड़ी कक्षा में है, टी वाई से बड़ी कक्षा में, यानी कि टी जो है वाई से, यदि मान लो यहाँ पे हम लोग मानते हैं एक्स कक्षा, ठीक है, तो ये उससे बड़ी कक्षा में है, टी x+1 कक्षा में। उसके बाद आपसे कह रहा है किंतु वी से छोटी कक्षा में है, लेकिन वी से छोटी, यानी कि वी जो है वो टी से भी बड़ा है, ठीक है। चलिए उसके बाद यानी कि 7th क्लास से नीचे हैं ये लोग। उसके बाद आगे आप लोग देखोगे एक्स वी से बड़ी कक्षा में है, यानी कि एक्स जो है वो वी से बड़ी कक्षा में, यानी कि ये 7th है, तो इससे बड़ी कक्षा कौन सी होगी? आप लोग को 8th में है, तभी तो 7, 8, 9 है मैक्सिमम क्लास आपका। उसके बाद ये वी से बड़ी कक्षा में एक्स है, यानी कि एक्स का जो क्लास है वो 8 क्लास है। इसके बाद आपसे कह रहा है एक्स वी से बड़ी कक्षा में, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। इनमें से कौन वी से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटा है? अब वी से छोटा कौन कौन सा? आप लोग को एक्स है, वाई है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जो वी से बड़ी कक्षा में कौन है? एक्स है, जो कि 8 क्लास में, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो एक्स बन जाएगा, क्योंकि एक्स पूछ रहा है वी से तो छोटा है लेकिन वी से बड़े क्लास में है, तो एक्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है एक्स, इसका सही जवाब है। काफ़ी आसान होता है ये सब प्रश्न, लेकिन इसमें आप लोगों को यही डिपेंड है, जो आप लोग डिपेंड करता है आप लोग कितने टाइम में प्रश्न को सॉल्व करते हो, इसलिए आप लोग इसे फटाफट करने की आदत डालो। मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्ज़ाम में अच्छा कर सको, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपसे कह रहा है उत्तर की ओर
मुख किए हुए 25 व्यक्ति की एक कक्षा में, मान लो यहाँ पे उत्तर की और मुख किए हुए व्यक्ति 25 व्यक्ति हैं, यहाँ बैठे हुए सब लोग। इसमें कह रहा है केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। अब यहाँ पे दायां सिरा कौन सा यहाँ है, यहाँ से 7वें पर है, कौन है, केशव है। मान लो यहाँ पे 7th है केशव का स्थान। अब आपसे कह रहा है यदि तेजा केशव के बाईं और 5वें स्थान पर है, तेजा कहाँ है, इसके बाईं और 5वें, मान लो यहाँ पे ये 5th पोजीशन उसके बाईं और 5th पोजीशन पे है, कौन है, उसका क्या नाम है, तेजा है, तो टी से हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान क्या है, अब आप लोग समझना ध्यान से। 25 व्यक्ति हैं टोटल 25th व्यक्ति, उसमें से यदि लेफ्ट से तेजा का स्थान देखा जाए तो कितना है, आप लोगों को 7th पे केशव था, इससे भी 5 आगे, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इससे 5 आगे 12 आ गया। तो 12th पोजीशन इसका लेफ्ट से है, किसका, आप लोग कहोगे तेजा का। तो राइट से क्या पोजीशन हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग 25 में से 12 को घटा के +1 कर देंगे तो उसका पोजीशन निकल जाएगा लेफ्ट से। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 25 - 12 +1, यानी कि 13 + 1 14 बन जाएगा, 14th बन जाएगा। क्योंकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, राइट प्लस लेफ्ट -1 = टोटल होता है। यदि किसी व्यक्ति का पोजीशन राइट से आपको गिवन हो, लेफ्ट से गिवन हो, तो यदि आप उसमें -1 कर दोगे तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा, जो टोटल पंक्ति में कितने छात्र हैं। उसी फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे, उसी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने सॉल्व किया कि इसका यदि लेफ्ट से आप लोग मानो, लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है और यदि इसका राइट से हमें गिवन है 12, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया लेफ्ट से क्या होगा, टोटल हमें गिवन ही था। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 14th इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपसे कह रहा है कथन, यहाँ पे देखो वेन डायग्राम के प्रश्न है, कैसे करोगे सॉल्व, तो आपसे कथन पहले पढ़ोगे स्टेटमेंट को। सभी आर्किड फुल हैं, मान लो ये आर्किड है, और कंप्लीट सभी आर्किड क्या हैं, फूल हैं, तो यहाँ पे हमने फूल को एफ से डिनोट कर दिया। कह रहा कुछ आर्किड जो हैं वो सुंदर हैं, कुछ आर्किड का ये जो हिस्सा है वो सुंदर भी है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, वेन डायग्राम कंप्लीट है। अब आपसे जो पूछिए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो निष्कर्ष में आपसे कह रहा है फर्स्ट, कुछ फूल सुंदर हैं, देखो कुछ फूल सुंदर है, ये कंप्लीट जो हिस्सा है ये फूल का है, क्योंकि आर्किड जो है वो फूल के अंदर है, तो कंप्लीट हिस्सा यहाँ तक जो है वो फूल का है। और कुछ हिस्सा जो ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, सुंदर का भी है, जो कि फूल से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे वही आपसे कह रहा है कुछ फूल सुंदर हैं क्या, आप लोगों को बिल्कुल सुंदर है, क्योंकि यह जो हिस्सा है ये वही हिस्सा है जो आपसे पूछ रहा है, कुछ वाला हिस्सा है, तो बिल्कुल है, स्टेटमेंट इसका फर्स्ट सही है। सेकंड पढ़ो, सभी सुंदर फूल हैं, ये सभी सुंदर, ये देखो कंप्लीट ये सुंदर है और ये फूल है कंप्लीट, तो सभी सुंदर फूल हो सकते हैं। आप लोग को मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि यह जो हिस्सा है यह सुंदर है का हिस्सा जो ये है ये फूल है या नहीं हम लोग कह नहीं सकते। तो जब नहीं कह सकते, 1 भी % आपको डाउट रहे, तो हमारा कंक्लूजन बिल्कुल रॉन्ग होता है, गलत होता है, यानी कि दूसरा आपका गलत हो गया। जहाँ आप लोग 100% श्योर रहा करो वहीं पे टिक किया करो। यदि आप लोग 100% श्योर हो निष्कर्ष को लेकर तभी उसको सही मानोगे, 1 भी % डाउट है तो गलत मान के चलोगे। वही आपसे 2 निष्कर्ष कह रहा था, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है। किस ऑप्शन में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ये इसका सही जवाब है। इस तरीके से आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से समझना, यह इक्वेशन आपके सामने है, इसमें किस 2 चिन्ह को बदलोगे। फर्स्ट वन कह रहा है आपसे डिवाइड और माइनस को। तो देखो डिवाइड का क्या रूल होता है मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जहाँ भी वो डिवाइड साइन दे दे, आपको चेक करना है क्या उससे पहले वाला नंबर पीछे वाले नंबर से एग्जैक्टली कट रहा है। यदि फ्रैक्शन में आ रहा है और यदि हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट है, तो कभी भी वो जो है डिवाइड वहाँ पे उन दोनों नंबर के बीच पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यदि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मान लो यहाँ पे यदि 10 है, यहाँ पे 5 है, बीच में डिवाइड का साइन कह रहा है, यदि हम लोग पुट करेंगे एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2, यानी कि और हमारा आंसर भी यहाँ पे 20 एग्जैक्ट है, तो हमारा जो ये वैल्यू है पॉसिबल है, जहाँ पे हम लोग जो डिवाइड का साइन है यूज़ कर सकते हैं। तो वही आप लोग फर्स्ट ऑप्शन लेके चलोगे। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है माइनस और डिवाइड को हम लोग बदल दें, यानी कि यहाँ पे माइनस है आपका,
इसे हम लोग डिवाइड से बदले। यदि हम लोग यहाँ डिवाइड लेके आएंगे तो देखो पहले वाला नंबर क्या है 12 है, बाद वाला 4 है, क्या एक दूसरे को एग्जैक्टली कट कर रहा है, आप लोग को बिल्कुल कट कर रहा है। तो हमारा यह जो केस है यह सही माना जाएगा। हम लोग यहाँ पे पुट करके भी आप देख लेंगे। 12 है, माइनस है, 4 है, प्लस है, 8 है, 3 है, डिवाइड बाई 7, 20 लेकर आना है। यहाँ पे कह रहा है डिवाइड और माइनस को बदल दे, यानी कि डिवाइड को और माइनस को बदलना है आप लोगों को। यहाँ पे माइनस का जो साइन है आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, कहोगे आप लोग मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँगा, और यहाँ पे माइनस डिवाइड की जगह पे क्या कर दोगे, यह जो डिवाइड का साइन है आप लोग को यहाँ माइनस कर दूँगा। यही हमसे प्रश्न में कह रहा है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो ये क्या हमारा ये 20 के इक्वल आ रहा है। आप लोग कहोगे 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 आ गया, प्लस 8 गुने 3 24 माइनस 7 कितना आया, आप लोग को 24 3 27, 27 माइनस 7 यानी कि 20 के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे 20 ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 20 इक्वल्स टू 20 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। यही तरीका है जो कि मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया। आप लोगों को जहाँ भी डिवाइड दे दे आप लोग बस चेक कर लेना कि क्या वो हमारा जो नंबर है वो एग्जैक्टली कट रहा है तो सही है, नहीं कट रहा है तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए फिर ये होता है बेस्ट अप्रोच। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। जितने भी लोग समझ पा रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, ये रैंकिंग का एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से क्या होगा। आप लोग समझना, टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। सेकेंड फार्मूला मान लो टोटल इक्वल्स टू टॉप यानी कि सबसे ऊपर, प्लस बेस यानी कि सबसे नीचे, माइनस 1। इससे आप लोग टोटल फाइंड कर सकते हो आसानी से। यदि आपको इसमें से जो भी 2 दे दे, तीसरा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि यदि आपको टोटल दे दे या फिर एक राइट से दे दे तो लेफ़्ट से बता दोगे, यदि आपको वो लेफ़्ट राइट का दे दे तो टोटल बता दोगे। तो ये फॉर्मूला जो इसे आप लोग ध्यान रखना। इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं तो टोटल 42 है, इक्वल्स टू कृतिका का स्थान शीर्ष से 18 है तो शीर्ष से टॉप से 18 है, प्लस तो बेस से क्या होगा, तो बेस से हमने यहाँ पे x मान लिया, माइनस 1 फॉर्मूला यहाँ पे हमने पुट किया। तो अब यहाँ पे देखो x का मान आपसे पूछ रहा है बेस से क्या होगा, तो 18 में से 1 घटाओ कितना 17, और यदि 17 को आप इक्वल्स टू के अपोजिट साइड लेके आओ क्या हो जाएगा 42 माइनस 17, यही x का वैल्यू हो जाएगा। आप लोग कहोगे x का वैल्यू 42 माइनस 17 यानी कि 42 में से 2 कम करो कितना होगा 40, 40 में से 15 कम कर दो 25। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही आपका बेस्ट अप्रोच है प्रश्न को सॉल्व करने का। 25 से आपका आंसर बना, उसमें कृतिका का जो नीचे से स्थान है वो 25वां है, टॉप से 18वां है, टोटल 42 है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले है किंतु सोमवार के बाद। यानी कि रश्मि को जब कंफर्म याद है कि श्रेष्ठा का जो वर्षगांठ है वो गुरुवार से पहले है और सोमवार के बाद, तो दिन कितने बीच में रह गए। आप लोग कहोगे सोमवार के बाद यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे क्या कह रहा है गुरुवार से पहले, तो थर्सडे तो आएगा नहीं। यही 2 बीच जो दिन है दोनों पॉसिबल है। आगे पढ़ेंगे। कल्याण को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ मंगलवार के बाद है। अब यहाँ पे ट्यूसडे के बाद है, यहाँ पे ट्यूसडे हो नहीं सकता, केवल दिन कौन सा बच गया वेडनेसडे यानी कि बुधवार बच गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है आगे, कह रहा है किंतु शुक्रवार से पहले, और शुक्रवार से पहले ठीक है। श्रेष्ठा की वर्षगांठ निम्नलिखित में से किस दिन है। आप लोग को बुधवार को, क्योंकि हमारे पास केवल 2 दिन सुरक्षित था, मंगलवार और बुधवार। उसमें से जो कल्याण को है वो कंफर्म याद है कि उसका जो वर्षगांठ है वो मंगलवार के बाद है, तो मंगलवार हो नहीं सकता। उसके बाद केवल 1 दिन बच गया क्या, तो बुधवार। तो ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 4, बुधवार इसका सही जवाब है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है शब्द डॉल्फिन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिसके आगे और पीछे दोनों दिशाओं में शब्द उतने ही हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि शब्द क्या है, डॉल्फिन है, DOLPHIN। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, ये शब्द है। आप लोगों को चेक करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर इसके बाद होंगे वो वही यहाँ पे हैं या नहीं हैं, या फिर यदि हैं तो कितने हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो,
यह जो प्रश्न है यह आपसे लेवल 4 में भी पूछा गया है और देखा गया है कि लेवल 4 और लेवल 6 का जो पैटर्न है लगभग 90% पैटर्न सेम है मैथ और रीजनिंग का, यानी कि वहाँ पे छात्रों को बेनिफिट हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो भी रीजनिंग के सवाल लेवल 6 में पूछे गए थे उनसे वही सवाल लेवल 4 में उनसे पूछ दिया गया है, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा मिला है। तो आप लोग ध्यान से समझना। शब्द हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। डी के बाद ओ है, आना क्या था, ई आना था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ई। उसके बाद आप लोग समझना डी ई एफ जी एच, केवल एक यहाँ पे एच आ रहा है, आई 2 आ रहा है, फिर एन हो गया। फिर हम लोग ओ से काउंट करना शुरू करेंगे। पी क्यू आर एस टी बिल्कुल नहीं है एक भी। एल से करो। एम एन ओ पी नहीं है। एच से एच आई, ठीक है, एच के बाद आई, यानी कि यहाँ भी एक हो रहा है आपका, ये 3 हो गया आपका। उसके बाद जे नहीं है तो एन है, तो कुल मिलाकर 3 हो चुका है अब तक। एच से आई से करो, आई जे, एन है यहाँ पे नहीं है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए आप लोग कहोगे। तो लेफ्ट से यदि हम लोग आगे से चेक किए तो कुल मिलाकर 3 हो चुका है। अब हम लोग बैक साइड से चेक करेंगे, यानी कि राइट साइड से। देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है। आई से जे के एल, एल है हमारा एक यहाँ पे, तो 4 हो गया। एम एन नहीं है। उसके बाद एच से एच आई जे के एल नहीं है। पी से क्यू आर एस नहीं है। एल से एम एन नहीं है। ओ से डी नहीं है। यानी कुल मिलाकर कितने हो गए आप लोग को कहोगे, कुल मिलाकर 3 पहले से थे और एक यहाँ पे 4, यानी कि 4 आपका आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। दोनों शिफ्ट में ऐसे सवाल बने हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे समझ लेना एक बार। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है दो प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया, तो ध्यान से समझना आप लोग। लेवल 4 में भी, लेवल 6 में भी, लेवल 6 के दोनों शिफ्ट में यह सवाल पूछे गए हैं। आपसे कह रहा है निश्चित कूट भाषा में जो भी कह रहा है, आप लोग केवल एक नज़र प्रश्न को देखो और सीधे आप लोग वहाँ पहुँचो जहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपसे कह रहा है दी गई कूट भाषा में आर आउट के लिए कूट शब्द क्या है। आर आउट हमसे कह रहा है, यानी कि हमें केवल आर आउट से मतलब होनी चाहिए। आप लोग देखोगे आर आउट किस में है, इसमें है क्या, आप लोग को आर नहीं है लेकिन आउट है हमारा। सेकंड में देखो आर आउट दोनों हैं। थर्ड में देखो नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग समझना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है। आप लोग को कॉमन जो है हमारा वो योर है और यहाँ पे आउट है, और यहाँ पे देखो योर लास्ट में भी है, यानी कि हमें उस वर्ड को चूज़ करना है जो कि दोनों में कॉमन है, केवल इसी दोनों स्टेटमेंट में हो, ठीक है। तो आप लोग देखोगे आउट के लिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। आउट दोनों स्टेटमेंट में, इसमें भी। तो आउट के लिए क्या वर्ड है जो रिपीट हुआ है, आप लोग कहोगे एस आर यहाँ पे रिपीट हुआ है और एक टी डब्ल्यू रिपीट हुआ है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं योर का क्या कोड है, क्योंकि योर हमारा तीसरे में भी है। तो योर में देखोगे आप लोग टी डब्ल्यू यूज हुआ है, यानी कि टी डब्ल्यू जो है ये वो योर का कंफर्म हो गया। तो बच क्या गया इसमें कॉमन, आप लोग को केवल एस आर कॉमन बच गया, यानी कि आउट का जो कोड है वो एस आर है। अब आर का कोड हमें ढूंढना है, तो आर का कहाँ ढूंढोगे, आप लोग को आर केवल हमारा इस स्टेटमेंट में है और किसी में भी आर नहीं है, तो यानी कि उस वर्ड को कोड को ढूंढो जो केवल इसमें है हमारा, इसमें। तो आप लोग को एस आर यूज हो चुका है, ऊपर हो नहीं सकता। टी डब्ल्यू हो चुका है, तो ये भी हो नहीं सकता। बच क्या गया, ई एन पी यू किसी में यूज हुआ, आप लोग को भी पी यू भी नीचे यूज हो चुका है, यानी कि पी यू भी नहीं हो सकता। बच क्या गया, केवल ई एन बच गया। तो हमारा आर का जो कोड है वो ई एन हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या बना, आर और आउट का कोड एस आर और ई एन किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे एस आर ई एन, केवल ऑप्शन सेकेंड में है। तो यही हमारा यहाँ से आंसर बना। ये होता है बेस्ट अप्रोच, यहाँ से आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है। यदि आप लोग इसे फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फंसोगे, इसलिए आपको बेस्ट अप्रोच का यूज़ करना है। आप लोग हमारे तरीके से चलोगे तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है केवल आप 2 सेकंड में दे सकते थे। देखो वो कैसे है, देखो ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देता है और एक गलत उत्तर देता है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर व्यक्ति 1 कहता है कि आज बुधवार या रविवार है। व्यक्ति 2 कहता है कि आज सोमवार या शनिवार है। व्यक्ति 3 कहता है कि आज मंगलवार या शुक्रवार है। और व्यक्ति 4 कह रहा है आज गुरुवार या बुधवार है।
तो आज कौन सा दिन है ये आपको बताना है। देखो प्रश्न को पढ़ के आपको लग रहा होगा काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे कि 4 व्यक्ति है, उसमें से जो बातें हैं 2 तो बिल्कुल गलत कह रहा है, एक का बात गलत है, एक का सही है, इस तरीके से, तो आप लोगों को केवल इसमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन डे जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो जो भी व्यक्ति वैसे चीज़ को जो कि 2 व्यक्ति कहा हो, यानी कि डेज जो कॉमन होंगे, तो आप लोग कहोगे व्यक्ति 1 भी बुधवार की चर्चा कर रहा है, जबकि व्यक्ति 4 भी बुधवार की चर्चा कर रहा है। तो दोनों में जो कॉमन है हमारा केवल बुधवार है, तो आपका जो आंसर है वो बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे बुधवार का यूज कितना बार हुआ, 2 बार। व्यक्ति 1 भी कर रहा है और व्यक्ति 4 भी कर रहा है। बाकी किसी का यूज हुआ है, आप लोग कहोगे सोमवार, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार नहीं हुआ है, यानी कि कोई रिपीट नहीं है, केवल बुधवार रिपीट है। तो आपका आंसर बुधवार बनेगा, वेडनेसडे बनेगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर REM को IVN लिखा, वही संबंध DOH का है WLS से। तो आपको बताना है कि उसी पैटर्न का पालन करते हुए की को क्या लिखेंगे। देखो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग अंग्रेजी वर्णमाला का यूज़ कर दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को केवल प्रश्न देखना है REM, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, उसी तरीके से आप लोग यहाँ भी सॉल्व करोगे। IVN लिख दे रहा है। आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो R का अपोजिट लिखा है ये I, यानी कि दोनों का सम 27 होता है अपोजिट का। तो देखो R का 18, I का 9, 27, E का V यानी कि 22, 5, 27 और M का N यानी कि 14 + 13, 27। तो ये जो है अपोजिट लिख रहा है। यहाँ पे देखो D का अपोजिट W लिख दिया 27, O का L लिखा, H का S लिखा। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है जो की को क्या लिखेंगे। तो आप लोग जानते होगे की को क्या लिखोगे, अपोजिट लिख दोगे। तो यहाँ पे कहोगे के का पोजीशन 11 होता है, तो के का अपोजिट 11 कैसे होगा, जब हम लोग 16 ऐड करेंगे, और 16 होता है पी का पोजीशन, तो यहाँ पे पी बन गया। नेक्स्ट देखो ई का अपोजिट क्या होता है 22 होगा, वाई वी हो जाएगा, यानी कि वी। तो पी वी किस ऑप्शन में है, आप लोगों को पी वी केवल ऑप्शन फर्स्ट में, यही हमारा आंसर बना। यहाँ भी देख सकते हो वाई का पोजीशन 25, इसका विपरीत बी हो जाएगा 2 जिसका होता है। तो ये तरीका होता है पी वी वी, आपका आंसर बना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है आप लोगों को वेन डायग्राम का यूज़ करके इसका आंसर देना है। कथन क्या है, यानी कि स्टेटमेंट, सभी पोशाक शर्ट हैं, जिस हिसाब से कहो ऐसा करो। ये मान लो ये कंप्लीट जो है ये पोशाक है, और कह रहा है सभी पोशाक शर्ट है, यानी कि ये कंप्लीट जो पोशाक है वो शर्ट है। ऐसे हमने यहाँ पे शर्ट को डिनोट किया। आगे कह रहा है सभी शर्ट कपड़े हैं, यानी कि सभी शर्ट जो हैं वो कपड़े हैं, कपड़े को हमने के से डिनोट कर दिया। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कपड़े पोशाक हैं। अब आप लोग समझना, कुछ कपड़े पोशाक है यानी कि कंप्लीट, यदि ये कपड़ा जो है इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, इसके अंदर आपका पोशाक आ रहा है, तो कुछ जो कपड़ा का हिस्सा है वो पोशाक है। वही आपसे कह रहा है कुछ कपड़े पोशाक हैं, यानी कि यह जो हिस्सा है पोशाक वाला ये तो कुछ कपड़े के अंदर आ रहे हैं, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन फर्स्ट वन बिल्कुल सही है। सेकंड देखो आपसे कह रहा है सभी शर्ट पोशाक है। अब देखो ये सभी शर्ट कंप्लीट है, अब कह रहा है सभी शर्ट पोशाक है। हम लोग नहीं कह सकते, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, क्योंकि देखो शर्ट का यह जो हिस्सा है ये तो पोशाक है, लेकिन यह जो हिस्सा है वो क्या पोशाक है, हम कंफर्म है, आप लोगों को कंफर्म नहीं है। और जहाँ कंफर्म नहीं होते हैं, 1% डाउट होता है, उसे हम लोग गलत मानेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। तो क्या सही हुआ, केवल फर्स्ट सही हुआ। किस ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, इसका सही जवाब है। इस तरीके से आप लोग सेकेंडों में प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है यदि पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छाता कहा जाता है, तो छाता को पुस्तक कहेंगे हम लोग, और पुस्तक को रूलर कहा जाता है, और रूलर को कंप्यूटर कहा जाता है। तो हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना, आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न में सीधे प्रश्न पे आना होता है। आपसे जो भी कहे, यहाँ से प्रश्न शुरू है तो प्रश्न पे आओ डायरेक्ट। आप लोग आपसे कह रहा है हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, तो देखो हम लोग जानते हैं वर्षा से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, छाता का उपयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न में आप लोगों को ध्यान से समझना है, छाता को प्रश्न में क्या कह रहा है, आप लोग कहोगे स्टेटमेंट में छाता को क्या कह रहा है, कहोगे पेंसिल को पेन कह रहा है, पेन को छाता कह रहा है, जबकि छाता को जो है यह पुस्तक कह रहा है। यानी कि छाता को यदि पुस्तक कह रहा है तो हमारा जो आंसर बन गया वो पुस्तक बन गया।
पहले आंसर हमारा छाता था, लेकिन छाता को यह जो है स्टेटमेंट में पुस्तक कह रहा है, तो हमारा आंसर बन गया पुस्तक। तो सही जवाब है पुस्तक, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, जैसा बोले वैसा करते जाओगे, आंसर लेके आ जाओगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद हैं A, B, C, D और E। मूल्य सबका अलग अलग है। A C से सस्ता है किंतु B से महंगा है। यानी कि C से सस्ता कौन है? A है, लेकिन महंगा किससे है? B से। यहाँ पे B हुआ। उसके बाद कह रहा है E C से महंगा है किंतु D से सस्ता है। अब D से सस्ता कौन है? E है, तो यहाँ पे D मान लो आप लोग, और इससे सस्ता E है। और उसके बाद कह रहा है जो किंतु D से सस्ता है और C से महंगा, तो C हमारा ये रहा। इससे महंगा कौन है? E है। और जो D से सस्ता कौन है? E है, तो हमारा E यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो ये क्रम बन गया, क्या बन गया आप लोगों को? D बन गया, E बन गया, C और A B का बन गया। तो यानी कि जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, जो सबसे बेस पे है वो सबसे ज़्यादा सस्ता है। प्रश्न में अब आपसे क्या कह रहा है? कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है? यानी कि सबसे बेस जो होगा B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, B जो है सबसे सस्ता है। तो ये होता है तरीका, आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, आप लोगों को उस संख्या युग्म का चयन करना है जो कि संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें 4 में से एक जो है किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बाकी के 3 उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वही आपको पहचानना है। तो आप लोग ध्यान से देखना किस तरह से है। 729 को इन्होंने 10 से डिनोट कर दिया, 512 को 9 से, 125 को 6 से और 343 को 5 से। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सभी जो नंबर हैं वो क्यूब में आपको दिख रहे होंगे। सभी नंबर क्यूब में हैं, तो आप लोगों को यह माइंड लगाना है कि जरूर कहीं ना कहीं क्यूब का केस बन रहा होगा। तो देखो इसके क्यूब के पहले इन्होंने क्या लिखा है? एक नंबर लिखा है। यानी कि यदि हम लोग ध्यान से देखिए तो ये क्यूब किसका है? आप लोगों को यह जो क्यूब है यह हमारा 9 का है। 9 81, 81 729, यानी कि 9 का क्यूब है। तो 9 के क्यूब को इन्होंने 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यानी कि क्यूब रूट करके +1 कर दिया है। यहाँ देखो 512 को किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। क्या लिखा है? आप लोग कहोगे 9 लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है? 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। इसे क्या लिखा है? 6 लिखा है। नेक्स्ट क्या है? 343 किसका क्यूब? 7 का क्यूब। इसे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो यदि आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्यूब रूट करके ये लोग क्या कर रहे हैं? +1 कर दे रहे हैं। क्यूब रूट +1, क्यूब रूट यहाँ पे -2 कर दिया इन्होंने, जबकि यहाँ पे +1 किया है, +1 किया है। तो यहाँ नहीं कि इसमें डिफरेंट कौन सा है? आप लोग को डिफरेंस वन जो है ये है। ऑप्शन नंबर 4 जो है 343 5, ये डिफरेंट वन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका क्यूब रूट करोगे 7 होता है, इसी इन्होंने 5 लिख दिया, यानी कि -2 कर दिया। बाकी सभी में +1 कर रहे हैं क्यूब रूट करके। तो हमारा जो डिफरेंट वन हुआ है ये ऑप्शन नंबर 4 हुआ। इसे आपको चूज़ करना था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, प्रश्न में सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है? आपके सामने कथन है, आप लोगों को बताना है जो कौन सा जो कथन है, कथन 1 2 इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ध्यान से समझना। कह रहा टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे क्या कंफर्म हो रहा है उसका वर्षगांठ किस दिन है? आप लोग कहोगे नहीं हो रहा है, क्योंकि मंगलवार के बाद तो कह रहा है, यानी कि वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, लेकिन शनिवार से पहले, यानी कि 3 दिन पॉसिबल है। तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते किस दिन है। तो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अनु को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। यानी कि गुरुवार से पहले सोमवार के बाद, तो क्या आ गया? कॉमन। आप लोग को केवल वेडनेसडे आ गया, यानी कि बुधवार आ गया, वेडनेसडे। यानी कि आपने देखा दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल के लेके आ रहे हैं। वही आपसे कह रहा है कथन नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है कह रहा है आपसे कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपने देखा कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है, हमें कथन 1 का सहारा लेना पड़ा, यानी कि पहला जो है वो गलत है। सेकंड कह रहा है आपसे कथन 1 2 दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके आंसर देना हुआ, यानी कि आपका जो आंसर बना वो बना ऑप्शन नंबर 2। दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके आप लोग आंसर दे सकते हो। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने डायरेक्शन का यह प्रश्न है। देखो मैं आपसे ऑलरेडी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। देखो आपसे कह रहा है रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी। आप सबसे पहले जब भी आपसे डायरेक्शन बेस्ड डिग्री बेस्ड सवाल दे दे तो आप लोग इस तरीके से एक फिगर बना लिया करो, ठीक है, आसान होगा आप लोगों के लिए। अब आपसे कह रहा है रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी। मान लो उसका जो मुख था वो पूर्व की ओर, यहाँ पे उसका मुख था। उसके बाद कह रहा है आपसे वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी, यानी कि दाएं मुड़ी की 90 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यदि यहाँ मुड़ती है तो 45 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये 80 डिग्री होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है 360 डिग्री होता है। यदि वापस से घूम के इसी पॉइंट पे आ जाए तो 360 डिग्री वो चलेगी। अब आपसे कह रहा है फिर वामावर्त दिशा में 45 मुड़ती है। फिलहाल वो यहाँ है, यहाँ से बायां वामावर्त दिशा में 45 मुड़ेगी तो क्या होगा, इसका राइट साइड यहाँ पे है, वामावर्त यानी कि लेफ्ट जा रही है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे अब वो खड़ी है। उसके बाद अब आपसे कह रहा है वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। दक्षिणावर्त यानी कि दाहिने दिशा में कितना घूम गई है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 90, यानी कि वो जो है फिलहाल इस पॉइंट पे यहाँ पे आ चुकी है रेखा। अब आपसे कह रहा है अब उसका मुख जो है वो किस दिशा की ओर है। देखो यह जो दिशा होता है वो आपका कौन सा होता है, आप लोग कहोगे दक्षिण, ये है हमारा, ये पश्चिम है, तो बीच का जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपको जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को आप लोग सेकेंडों में उड़ा दोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं ABCDE और F एक सामूहिक चर्चा में संलग्न होते हैं। A D के ठीक पहले किंतु B के ठीक बाद बोलता है, यानी कि A D के ठीक पहले B के ठीक बाद। तो यानी कि यहाँ पे यदि D है तो इससे ठीक पहले कौन है, A है, जबकि B के ठीक बाद है A, तो यहाँ पे A जो है वो किसके ठीक बाद, B के ठीक बाद, तो B हमेशा A के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कह रहा है बी एफ के ठीक बाद बोलता है, बी एफ के ठीक बाद, तो यहाँ पे एफ हो गया बी से ऊपर। अब उसके बाद आपसे कह रहा है यदि सी डी के ठीक बाद बोलता है, डी यहाँ है, उसके ठीक बाद सी बोलेगा तो सी उसके नीचे आएगा, किंतु ई से पहले बोलता है, यानी कि ई से पहले बोल रहा है सी, तो यहाँ पे ई आ गया आपका। तो यह क्रम हो गया, या और यह जो क्रम है किसका है, यह बोलने का क्रम है। जो सबसे पहले बोलेगा वो टॉप पर है, जो सबसे लास्ट बोलेगा वो आपका बेस पे है। यानी कि हमने यहाँ से जो सीरीज बनाया वो एफ का बना, बी का, ए का, डी का, सी का और ई का, ये हमारा क्रम है। अब आपसे जो पूछ ले उसका आंसर दे दोगे। सबसे टॉप पे यानी कि सबसे पहले बोलेगा, सबसे बेस यानी कि सबसे बाद में बोलेगा। अब आपसे क्या निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया। अब चर्चा का आरंभ कौन करेगा, जो सबसे पहले बोलेगा ग्रुप में जो बैठा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले एफ बोल रहा है तो उसका आंसर बन जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर 3। यही आपसे पूछ रहा था, देखो कितना आसान है, लेकिन यही है जिस पे यदि वो लोग इस पे बेस्ट अप्रॉक्स 2 सवाल पूछते तो छात्र का बेनिफिट होता, लेकिन यहाँ पे छात्र को नुकसान हो रहा है उनके समय का। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है जो फर्स्ट का जो संबंध सेकेंड से है वही आपको बताना है कि फिफ्थ का संबंध 6 से किस रूप में होगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन निकालने का होना चाहिए। JOE को ये क्या लिख रहे हैं, GLB लिख रहे हैं। आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो G और J में कितने का फ़र्क है, आप लोग को हो गए। यदि हम लोग J से -3 करेंगे तो G पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि J का पोजीशन 10, G का 7, तो -3। O और L में कितने का फ़र्क है, आप लोग को होगा। यदि O का पोजीशन 15 होता है और L का पोजीशन 12 होता है तो कितना कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट है आपका E से B पर जाना है। E का पोजीशन 5 होता है, B का 2 होता है, तो -3। यानी कि हम लोग रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, -3 का है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, PGL का रिलेशन, यानी कि P हो गया GL, -3 कर दो, 16 में से 3 गया तो 13, यानी कि M, -3 करो, G में से -3 यदि हमने किया 7 में से -3 तो 4 होगा, यानी कि D। L का 12 होता है, -3 कर दो तो 9, यानी कि I। तो आंसर क्या बना, MDI। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर 3 MDI। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है देखो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे तो आपको सीधे सीधे प्रश्न पे आना है। यहाँ पे तो के बाद जो आपसे पूछे वही आपको ध्यान रखना है।
कह रहा तो स्कूट भाषा में ऑलवेज बेस्ड मेडिसिन को क्या लिखेंगे, यानी कि हमें केवल ऑलवेज बेस्ड मेडिसिन इन 3 शब्द से मतलब होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले चेक कर लो इसमें बेस्ड का कहाँ कहाँ कोड गिवन है। आप लोग को बेस्ड यदि हम लोग चेक करें तो इस स्टेटमेंट में नहीं है, सेकेंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है हमारा इसमें बेस्ड यहाँ पे। तो चलिए बेस्ट का कोड देखेंगे, फोर्थ वाले में बेस्ट नहीं है, यानी कि हम लोगों को इस कोड में से उस कोड को चूज़ करना है जो कि कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हो। आप लोग को हो गए यूटी फर्स्ट, यदि हम लोग देखें कहीं यूज हुआ है, आप लोगों को फर्स्ट में भी यूज हुआ है, लास्ट में भी यूज हुआ है, यानी कि यूटी तो हो नहीं सकता। जेओ चेक कर लो, जेओ फर्स्ट में यूज़ नहीं हुआ है, सेकेंड में नहीं है, और उसके बाद यदि मैं लास्ट वन में देखूँ जेओ तो यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि हमारा जो बेस्ट का कोड बना वो क्या बन गया, तो आप लोग कहोगे जियो बन गया। तो चेक करो जियो किस ऑप्शन में है, कहोगे जियो इसमें है और उसके बाद इसमें है, बाकी 2 में नहीं है तो कट कर दो। यानी कि यदि हमें यहाँ पे जियो नहीं गिवन होता तो हम लोग इसे आंसर टिक करके बढ़ जाते, लेकिन जियो हमें गिवन है तो हम लोगों को एक स्टेप और चेक करना होगा। अब देखो आप लोग मेडिसिन को हम लोग चेक कर लेते हैं, या फिर पहले आप लोग ऑलवेज को चेक कर लो। ऑलवेज का देखो फर्स्ट इसमें ऑलवेज का जिक्र है, उसके बाद देखो सेकंड में जिक्र नहीं है ऑलवेज का, थर्ड में जिक्र है, फोर्थ में नहीं है, यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में उस कोड को आपको ढूंढना है जो कि कॉमन है और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हो। तो देखो यदि हम लोग फर्स्ट में और थर्ड में देखें तो कॉमन यूज़ कौन कौन सा वर्ड है, आप लोग कहोगे यदि मैं फर्स्ट और थर्ड में देख लूँ तो देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट में आपका यूटी यदि मैं बात करूं तो यूटी है, आप लोगों को बिल्कुल है फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, और कहीं और भी यूटी यूज हुआ है, आप लोगों को यूटी यहाँ भी यूज हो गया। तो यूटी तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो ऑलवेज है वो केवल 2 ही लाइन में गिवन है, फर्स्ट वाले में और तीसरे वाले में। तो यहाँ पे ऑलवेज के लिए कोड जो है यूटी पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज हुआ है जियो, जियो देखो ऑलरेडी बेस्ट का कोड है तो जियो हम लोग चेक करेंगे नहीं। नेक्स्ट है आपका एस आई किस किस में यूज हुआ है, आप लोगों को फर्स्ट में यूज हुआ एस आई, सेकेंड में यूज़ नहीं हुआ है और थर्ड में तो है ही, और फोर्थ वन में है क्या एस आई नहीं है, यानी कि एस आई है जो केवल फर्स्ट में और थर्ड में यूज हुआ है। तो और यहाँ पे वर्ड जो है ऑलवेज वो फर्स्ट और थर्ड में यूज हुआ है, यानी कि ऑलवेज का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, एस आई हो गया। आपका आंसर तैयार है, JOSI किस किस में है, फर्स्ट में है और फोर्थ में है, यानी कि हमें एक स्टेप और चेक करना होगा मेडिसिन का भी। तो मेडिसिन का आप लोग चेक कर लो, देखो मेडिसिन किस किस में यूज हुआ है, आप लोग को फर्स्ट वन में यूज़ हुआ है, उसके बाद हमारा मेडिसिन किसी में यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि हमें मेडिसिन को चूज़ करना है। मेडिसिन वर्ड जो है उसे ध्यान से देखना है, वैसा वर्ड होगा उसका कोड वैसा होगा जो केवल एक ही फर्स्ट वाले में यूज हुआ हो, मेडिसिन का कोड। तो आप लोग ध्यान से देखना, यदि फर्स्ट वन में YESIUT है और OH है तो देखो SI यूज हो चुका है, UT यूज हो चुका है, बच क्या गया OH और YE। तो देखो OHY में कौन सा यूज हुआ है कहीं और, आप लोग कहोगे यदि मैं बात करूं YE की तो ये यहाँ पे सेकेंड वाले में भी यूज हो गया। यदि सेकेंड में यूज हो गया तो मेडिसिन का जो कोड है वो सेकेंड में जो यूज हुआ हो नहीं सकता, क्योंकि मेडिसिन हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है। तो Y तो होने से रहा, तो बच क्या गया, केवल OH बच गया। तो OH जो कोड है वो मेडिसिन का कोड है, तो हमारा आंसर तैयार है OHJOSI, जिसमें होगा वो हमारा आंसर बनेगा। किस में है, आप लोग को OHSIGO केवल फर्स्ट वन में है, तो ये हमारा आंसर बना। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। मैंने इस प्रश्न में लगभग सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बन सकते हैं इस टाइप के प्रश्न में वो मैंने अभी आपको यहाँ पे कवर करा दिया। अब जब भी एग्जामिनर आपसे रीजनिंग के इस टॉपिक से सवाल पूछिए आप लोग आसानी से सॉल्व कर दोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है आपके सामने, प्रशासन ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है वो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट की ओर से टीचर जॉब के लिए। अब आप लोग देखना, आपसे ABCD 4 स्टेटमेंट गिवन है, इन सभी शर्त को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है कि ये सभी शर्त हैं शिक्षक बनने के। शर्त 1 क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी कि जिसका भी 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होगा वही टीचर बन पाएगा। सेकंड है एक हर शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड है आपका 1 जुलाई 2021 को उसकी आयु 21 वर्ष से कम
और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज जो है वो 21 और 32 के बीच होना चाहिए। फोर्थ वन है, शिक्षा में प्रास्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकते हैं, यानी कि प्रास्नातक जो उम्मीदवार होंगे उनको जो है वो छूट मिलेगा आयु में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राहुल वर्मा एक पर्सन है, एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वह प्रथम श्रेणी स्नातक हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन वो पास है ग्रेजुएशन। आपसे मांग क्या रहा था, 50% होना चाहिए, जबकि उसे है कितना 60% है, तभी तो फर्स्ट कर रहा है, 60% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, शर्त है, वो इसे पूरा कर रहे हैं। सेकेंड जो है, वह 23 साल के थे जब उन्होंने पिछली स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। अब देखो, वो 23 साल के थे जब शुरू की थी, अब कब शुरू किया था उन्होंने जॉब, ये यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट करा, उन्होंने बीएड भी किया, बीएड किया है तो सही है, शिक्षा स्नातक डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह जो कह रहा है 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी की थी, यह हमें मालूम नहीं है कि वो कब नौकरी किए थे। अब जब भी नौकरी किए हो तब वो 23 वर्ष के थे, यानी कि डाटा जो है हमें वो पूरा कंप्लीट गिवन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखो किस ऑप्शन को सही मानेंगे, उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि अभी क्या है वो 23 वर्ष का एज तो उनका बता रहा है, लेकिन बता रहा है जो वो पिछले स्कूल में नौकरी करते थे, कब करते थे हमें मालूम नहीं, यानी कि डाटा की कमी है, डाटा अपर्याप्त है। तो इसे हम लोग ये नहीं कह सकते जो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है। उसके लिए सबसे पहले हमें उनका एज जानना होगा। सेकेंड करा, दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि इस डाटा के आधार पर जो भी हमें जानकारी दी गई है राहुल वर्मा जी के बारे में, उस बेसिस पे हम लोग यह डिसीजन नहीं ले सकते कि उनका जो है सिलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका ये सही जवाब है। देखो इस टाइप के प्रश्न देखा गया है कि इस शिफ्ट में बैंकिंग बेस्ड यह शिफ्ट बनाया गया था, यानी कि बैंक के एग्जाम में जो आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग, क्लर्क के एग्जाम में खास तौर पे, उसी को इन्होंने फॉलो किया है। लगभग 90% जो सवाल हैं वो उसी पैटर्न के हैं। एसएससी के जो पूछे जाते हैं वो नहीं है, क्योंकि आप लोग देखोगे वेन डायग्राम से प्रश्न यहाँ पे पूछे तो गए हैं, लेकिन और जो जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है वो आपसे नहीं पूछा गया, एक भी प्रश्न इसमें नहीं है। जबकि एसएससी में निश्चित रूप से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि यह जो है सेम टू सेम आपका लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड सवाल है, और ये सभी जो सवाल हैं ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं, वही आपसे यहाँ पे लेवल 6 के एग्जाम में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, शिफ्ट 2 का जो लेवल है वो शिफ्ट 1 से हाई कह सकते हो आप लोग। जितने भी लोग शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम दिए हो उनका जो लेवल है वो हाई है शिफ्ट 1 के मुकाबले। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 सहपाठी हैं TUVWXY, यानी कि 6 कलीग्स हैं TUVWXY। इनमें से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, यानी कि एक एग्ज़ाम देता है सब लोग और उसमें अंक जो हैं सभी के डिफरेंट अंक प्राप्त हुए हैं। V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि मान लो यहाँ यदि V है तो केवल किससे अधिक अंक प्राप्त किया, आप लोग कहोगे जो T से और X से, यानी कि T और X, यहाँ पे X हो सकता है और यहाँ पे भी T हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है दोनों का सीट, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है जो V से नीचे है दोनों। उसके बाद आपसे कह रहा है W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किया। W ने केवल U से, यानी कि U से केवल कम, यानी कि U टॉप पर हो गया। इससे ठीक कम कौन किया है, W किया है अंक प्राप्त, यानी कि W U से ठीक नीचे आ गया। तो W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किया, ठीक है। X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किया, यानी कि X यदि सबसे कम अंक प्राप्त नहीं करता है तो आपका यहाँ पे X नहीं आ पाएगा। तो कौन आ पाएगा, आप लोग कहोगे T आ पाएगा हमारा, यदि X नहीं आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा पोजीशन जो है सभी का लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे कह रहा है 6 सहपाठी थे, कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, यानी कि 1 का जो है हमें यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आपसे कह रहा है तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए, यानी कि तीसरा कहाँ बैठेगा, आप लोग कहोगे V से ऊपर और W के ठीक नीचे यहाँ पे थर्ड वन बैठेगा, ठीक है। क्योंकि देखो
तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा ऊपर से और तीसरा नीचे से। तो आपसे कह रहा है तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले, यहाँ पे u का सबसे अधिक अंक है और w का उससे कम है, तो तीसरा जो सबसे अधिक अंक प्राप्त किया वो कौन है? जो तीसरे नंबर में टॉप से बैठा होगा, हमें उसका जो पोजीशन है वो प्राप्त है तीसरा। वो यदि हम लोग डिनोट करना चाहें तो किससे हो जाएगा? आप लोगों को u का फिक्स है w v x t, बच कौन सा गया? आप लोग कहोगे t हो गया, u हो गया, v हो गया, w हो गया, x हो गया, बच गया हमारा y। तो यानी कि y जो है वो हमारा थर्ड है सबसे टॉप से, ठीक है। यानी कि सबसे अधिकतम जो अंक प्राप्त किया उसमें तीसरे नंबर पे y का स्थान आता है। तो आगे आपसे कह रहा है तीसरा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए, यानी कि y का जो मार्क्स है वो 91 मार्क्स है। अब आपसे कह रहा है x ने 72 अंक प्राप्त किया, यानी कि x जो है ये 72 अंक प्राप्त किया। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संभवतः v को प्राप्त अंकों को दर्शाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, v को कितना मार्क्स प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। y v से ऊपर है, x v के नीचे है, यानी कि v दोनों के बीच में है। यदि y का अंक 91 है और x का अंक 72 है तो v का अंक क्या होगा? 91 और 72 के बीच में होगा दोनों का, उसका अंक जो है v का। तो 91 और 72 के बीच में किस ऑप्शन में है? आप लोग देखो फर्स्ट ऑप्शन में 71 है तो नहीं हो सकता। 91 और 72 के बीच 97 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 104 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 80 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 91 और 72 के बीच 80 है, तो ये पॉसिबल है जो v का जो अंक है वो 80 हो। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो सेकेंडों में आंसर लेके आ जाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आज का ये जो हमारा वीडियो है आज यहाँ पे आकर कंप्लीट होगा। आप लोगों का जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अभी के सवाल, यानी कि लेवल 6 में मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट, लेवल 4 में मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट, दोनों शिफ्टों के लेवल 6 के भी प्रश्न होंगे। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट किया करो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहे हैं किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी हो जाएगी? समझना आप लोग ध्यान से। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। मान लो यदि किरण की शादी के समय आयु x थी तो 20 वर्ष पूर्व यानी कि अब जो है उसकी आयु कितनी रही होगी? x + 20 हो जाएगी उसकी आयु। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है किरण की जो आयु है शादी के समय आयु की 11/7 गुनी थी। तो शादी के समय आयु कितनी? आप लोग कहोगे x था शादी के समय उसकी आयु, उसका कितना? 11/7। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे क्या होगा? 7x + 140 = 11x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? आप लोग कहोगे यदि 7 को मैं इधर लेके आऊँ तो 4x = 140। तो x का वैल्यू कितना आया? तो x से काट दो, 35 बार में कट गया आपका 35, 35 चौका 140। तो x का वैल्यू 35, यानी कि उसका जो एज है किरण का वो आज कितना है? आप लोग कहोगे शादी के समय x था, यानी कि x का वैल्यू हमारा 35 निकल चुका है। तो आज जो उसका आयु है 35 + 20 है, यानी कि 55 साल है। लेकिन देखो बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलतियाँ कर बैठे, उन्होंने 55 को टिक कर दिया। नहीं करना है टिक, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु, ये उसकी प्रेजेंट एज है 55 साल। 10 वर्ष बाद कितनी साल की हो जाएगी? आप लोगों को 10 इसमें ऐड कर दूंगा तो 65 साल की हो जाएगी। 65 आंसर होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो उसका सही जो जवाब है 65 है, उस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, देखो आपको स्टेटमेंट यानी कि कथन गिवन है, इस कथन को सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि क्या आपके सामने जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 गिवन है क्या यह सही है या फिर गलत है। तो समझना आप लोग ध्यान से। हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़कर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है आर पी की मां नहीं है, तो हमें कुछ भी कंफर्म नहीं, तो हम लोग इसे छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पी एस की पुत्री है, यानी कि एस को यहाँ पे है, इसकी पुत्री कौन है? पी है। चलो तो यहाँ कंफर्म था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्री बनाना शुरू कर दिया। पुत्री है और एस की 3 पुत्रियाँ हैं। एस की 3 पुत्रियाँ हैं, यानी कि 2 पुत्री और इनकी रही होगी, जो कि पी की सिस्टर रही होगी, बहनें होगी। यहाँ पे मान लो सिस्टर, मान लो बहन है तो B1 कर दो इसे और B2 कर दो, ये दोनों आपस में बहनें हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है आर पी की मां नहीं है, तो आर का हमें कंफर्म नहीं है कि आर कौन है पी का। जहाँ कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो, हम लोग छोड़ कर चल सकते हैं, क्योंकि आर का कोई और रिलेशन यदि हमें गिवन होता तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाते। आपसे कह रहा है पी आर की बहन है। अब देखो पी यहाँ है और आर की बहन है, ये हम लोग कह सकते हैं कन्फर्म।
आप लोग को हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि हमें जानकारी कंप्लीट नहीं दी गई है। आर पी की माँ नहीं है। अब माँ नहीं है तो क्या हो सकती है पी की? आप लोग कहोगे भाई भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कंफर्म नहीं है। आपसे कह रहा है पी आर की बहन है, तो आर का जब हमें कंफर्म नहीं तो उससे रिलेशन क्या कंफर्म कर सकते? नहीं कर सकते। इसे हम लोग गलत मान कर चलेंगे। जहाँ 1% डाउट हो उसे हम लोग गलत मान कर चलते हैं। आपसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, देखो पी ये है और इसकी माँ जो है एस है। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि यह फीमेल है या फिर मेल है, यह हम नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है हम लोग, तो इसे भी हम लोग गलत मान के चलेंगे। पिता भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है। जब तक कंफर्म ना हो ये नहीं कह सकते। यह तो उनके बच्चे हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि यह जो है यह फीमेल है, मेल है, इस तरीके से। यानी कि पिता है, माता है, ये कंफर्म नहीं है। तो दोनों का दोनों हमारा गलत हो गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष 1 पालन करते हैं, गलत है। ऑप्शन सेकेंड निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, गलत है। ऑप्शन थर्ड ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 करते, बिल्कुल सही है। हमारा दोनों का दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही जवाब बना। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये जो हमारा सेशन रहा आप लोगों को पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और मित्रों के साथ शेयर करना। देखो मैं आपको यहाँ पे लेवल 6 का जो आपसे रीजनिंग पूछा गया था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों करा चुका हूँ। इसके साथ ही साथ लेवल 4 के जो पूछे गए थे उसके भी रीजनिंग के सभी सवालों को करा चुका हूँ। मैथ्स का जो सवाल है करा चुका हूँ और लेवल 6 में जो मैथ्स पूछे गए थे दोनों शिफ्टों को मैथ्स में करा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा आप लोग देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको आने वाले समय में सुपर गेस्ट देने वाला हूँ लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। तो हो सके तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे मैं वीडियो लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हमारे द्वारा दिया हुआ जो सुपर गेस्ट होता है वो परफेक्ट होता है। आप लोग देख सकते हो CBT 1 एग्जाम में किस तरीके से आपसे प्रश्न डायरेक्ट हमारे सुपर गेस्ट से पूछे गए थे। इसलिए आप लोग चाहो तो चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।